नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी 3 राज्यों को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट की, महिला आरक्षण पर मोदी को सोनिया गांधी की चुनौती की। बात करेंगे राजस्थान में वसुंधरा की नाराजगी से मुश्किल में आए मोदी और शाह के, इंडिया गठबंधन पर ईडी के छापों की। साथ ही जानेंगे कैसे केसीआर ने गहलोत की योजनाओं की नकल। साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिग्विजय सिंह की चेतावनी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र से मांगे 4,800 करोड़। सीएम का दावा, किसानों को सूखे के कारण लगभग 30,000 करोड़ का हुआ है नुकसान। पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर सोमवार को सुनवाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। राज्यसभा से राघव चड्ढा के निलंबन पर भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में सभी का स्वागत। पश्चिम बंगाल की संस्कृति सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम और भाईचारे की है। एमपी विधानसभा चुनाव में दिखेगी इंडिया गठबंधन की ताकत, मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं सपा कांग्रेस। गठबंधन को लेकर चल रही है बात। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने नवरात्र के पहले दिन तीनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें कमलनाथ, भूपेश बघेल और ए रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। तो कौन कहां से ठोकेगा ताल, देखते हैं ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा कर दिया है। एमपी के लिए 144 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लाहार से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को सिहावल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को राऊ और उमंग सिंधार को गंधवानी से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जिन 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री बघेल अपने मौजूदा विधानसभा क्षेत्र पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सिंहदेव को भी उनके वर्तमान विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। राज्य की गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को सक्ती और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को कोडागांव से टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस ने आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमांक और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। रेवंत रेड्डी को कोंडंगल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वहीं विक्रमार्क को मधिरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद उत्तम कुमार रेड्डी को हुजूर नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अंजन कुमार यादव को मुशीराबाद से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 13 अक्टूबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई थी। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होगा, जबकि तीनों ही राज्यों में एक साथ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट से ही बीजेपी परेशान और हैरान है। वहीं सोनिया गांधी ने भी मोदी को हैरान और परेशान कर दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है सोनिया ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास करा लिया। बिल तो पास हो गया, लेकिन शायद आरक्षण अगले 10 सालों तक लागू नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और अब तो सोनिया गांधी ने भी सरकार की परेशानी को बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। द्रमुक महिला अधिकार सम्मेलन में भागीदारी करने चेन्नई पहुंची सोनिया गांधी ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद महिला अधिकार सम्मेलन में भी शामिल हुई। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए इंडिया गठबंधन संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 33% आरक्षण लागू किया था।
इससे जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला। ये विधायी निकायों में 1/3 सीटों पर आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने संसद और संसद के बाहर भी किया था। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सम्मेलन में महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने की मांग की और कहा कि महिलाओं के पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है। आज सशक्तिकरण की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को ये एहसास होने लगा है कि महिलाएं एक दुर्जय सामूहिक शक्ति बन सकती हैं जो हमारे देश के भविष्य को आकार देती हैं। लेकिन वे अब भी वोटों के लालच में हमारी और लोभ की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के काम को महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के मूल्यों का सम्मान करते हुए सदैव महिला अधिकारों और उनके समान भागीदारी की पक्षधर रही है। आपको बता दें कि द्रमुक के इस सम्मेलन में इंडिया गठबंधन की कई महिला नेता पहुंची। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, सपा नेता डिंपल यादव, आप नेता राखी बिड़लान समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुई। महिला बिल पर सोनिया गांधी की इस चुनौती से मोदी की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। मुश्किलें तो राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मोदी और शाह की बढ़ा रखी हैं। जब से बीजेपी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, तब से मोदी और शाह के खिलाफ राज्य में बगावत छिड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी हाईकमान ने पहले से ही संकेत दे दिए थे कि इस बार वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और न ही उनके समर्थकों पर दांव ही लगाया जाएगा। टिकट सर्वे और संघ की पसंद से बांटे जाएंगे। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से तो संघ भी नाराज है, क्योंकि उसकी राय को भी बीजेपी हाईकमान ने नजरअंदाज कर दिया है। संघ शांत है, वसुंधरा भी शांत है, लेकिन वसुंधरा के समर्थक बगावत का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में वसुंधरा समर्थकों को जगह नहीं मिली, तो पार्टी की ओर से ये भी संकेत है कि आने वाली सूची में भी इसी तरह के प्रयोग होंगे, यानी वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट आने वाली सूची में भी काटे जाएंगे, जिसके बाद वसुंधरा समर्थक अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में आने लगे हैं। और अब राज्य के करीबी हड़ौती रीजन के लाडपुरा से 3 बार के विधायक भवानी सिंह रजावत ने साफ कर दिया है कि इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। 2018 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था, तो राज्य के कहने पर भवानी सिंह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भवानी समर्थकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि राज्य ने भी इस बार भवानी सिंह को नहीं रोकने का फैसला किया है। भवानी सिंह के तेवर बता रहे हैं कि राज्य राजस्थान में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। वसुंधरा की खामोशी बड़े तूफान का संकेत है। संकेत तो इंडिया गठबंधन ने भी मोदी सरकार को दे दिए हैं कि वो सत्ता से जाने वाले हैं। इधर इंडिया गठबंधन की मजबूती ने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी नेताओं में इंडिया का इतना डर है कि वो अब देश का नाम तक इंडिया लेने को तैयार नहीं दिखाई देते। दूसरी ओर इंडिया के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं। और जैसे ही ये खबर आए कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली महाराष्ट्र में होनी है और शरद पवार इसकी रणनीति तैयार करेंगे, तो तुरंत ही ईडी सक्रिय हो गई है। बीजेपी जहां भी मुसीबत में दिखती है, वहां ईडी सबसे पहले पहुंच जाती है। विपक्षी दल यह आरोप लगातार लगा रहे हैं और अब ईडी की सक्रियता ने उसे एक बार फिर सवालों के बीच खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले महीने शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में इंडिया की पहली रैली भोपाल में करने का ऐलान हुआ था, लेकिन भोपाल रैली रद्द हो गई, तो पवार ने अब भोपाल की जगह पहली रैली नागपुर में कराने की तैयारी कर ली है और गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। इंडिया की रैली अब नवंबर के पहले हफ्ते में नागपुर में होगी। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, अचानक ही पवार के करीबियों की घेराबंदी शुरू हो गई, ईडी की सख्ती शुरू हो गई और ईडी ने एनसीपी के पूर्व सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी ईश्वरलाल शंकरलाल लालवानी से जुड़ी 70 से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तकों ने ऐसा कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दी। पीएमएलए का यह मामला सीबीआई की तरफ से दर्ज 3 प्राथमिकियों से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों और उसके निदेशक ने भारतीय स्टेट बैंक को गलत तरीके से 352.49 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया। ईडी का दावा है कि यह मामला अगस्त का है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैली की बात सार्वजनिक होने के तुरंत बाद एनसीपी के पूर्व सांसद पर कार्रवाई हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ईडी का एक्शन और मोदी की खामोशी फिर सवालों में है। सवालों में तो केसीआर का घोषणा पत्र भी है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया। तो क्या खास है इस घोषणा पत्र में? क्या कांग्रेस की गारंटियों का मुकाबला कर पाएगा ये घोषणा पत्र? देखते हैं ये रिपोर्ट।
तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिनकी गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनावों में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। कांग्रेस की तेलंगाना को दी गई 6 गारंटियों के जवाब में बीआरएस प्रमुख और सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, उनकी पार्टी का हर परिवार को 10 लाख रुपए अनुदान वाली दलित बंधु योजना जारी रखेगी। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी कई वादे किए हैं। बीआरएस प्रमुख ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना में 93 लाख बीपीएल परिवारों को केसीआर बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। वहीं सामाजिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए महीना किया जाएगा। मौजूदा वक्त में ये राशि 2,016 रुपए है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने वादा किया है कि दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। केसीआर का कहना है कि अब ये राशि 6,000 रुपए होगी। इसके अलावा राइथू बंधु योजना को धीरे धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। फिलहाल इसकी राशि 10,000 रुपए है। तेलंगाना चुनावों के लिए बीआरएस ने अपने घोषणा पत्र में सभी बीपीएल परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। वहीं सभी पात्र बीपीएल लोगों के लिए भी बीआरएस घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देने का भी वादा किया गया है। बीआरएस के इस घोषणा पत्र को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नकल बताया जा रहा है। जिस तरह सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है, उसी तरह केसीआर भी बीमा योजना की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस की जहां सरकार है, वहां गैस सिलेंडर पहले ही 500 रुपए में दिया जा रहा है। यानी कांग्रेस को मात देने के लिए सीएम केसीआर ने कांग्रेस की योजनाओं को ही अपना लिया है। केसीआर ने नकल तो कर ली, लेकिन क्या इस नकल से वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे? इसका जवाब तो जनता चुनावों में देगी। करारा जवाब तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को भी दिया है। स्टालिन ने चेन्नई के महिला आरक्षण के कार्यक्रम में ये दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया ने अभी से ही मोदी सरकार की मजबूती से घेराबंदी कर दी है। कहा जा सकता है कि इंडिया की बढ़ती ताकत से बीजेपी पहले से ही काफी डरी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी और उनके नुमाइंदे कई मौके पर ये भी कह चुके हैं कि 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी ही तीसरी बार पीएम बनेंगे। मोदी सरकार के इस बयान पर विपक्ष के कई बड़े नेता करारा जवाब भी दे चुके हैं। और इसी कड़ी में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि आम चुनाव के बाद केंद्र से मोदी सरकार की सत्ता जा रही है और इंडिया गठबंधन केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। स्टालिन ने कहा कि इंडिया गठबंधन दरअसल महज लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही नहीं बना है, बल्कि विपक्षी दलों का एक नीतिगत गठबंधन है। इस कारण से साल 2024 के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन को केंद्र की सत्ता में चुनकर भेजेगी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चेन्नई में आयोजित महिला अधिकार सम्मेलन में एम.के. स्टालिन ने ये बड़ा दावा किया है। सीएम के इस बयान के बाद से ही अब एक बार फिर से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। एम.के. स्टालिन के दावे के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इलेक्शन कमीशन ने माननीयों के खर्चों की लिमिट तय कर दी है। अब उनकी एक चाय 5 रुपए में लिखी जाएगी। चलिए, कम से कम कभी किसी को हिसाब नहीं देने वालों से किसी ने तो हिसाब मांगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात दिग्विजय सिंह की। क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा हुआ एक खत जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति की कमान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के हाथ में है। दिग्विजय के रणनीति से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। इस बीच अचानक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिग्विजय के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का पत्र वायरल हो गया और जैसे ही ये खबर दिग्विजय तक पहुंची तो वो तुरंत सक्रिय हो गए। दिग्विजय ने इस पत्र को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। मैंने 1971 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ा था और जीवन की आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। इस झूठ की मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करने जा रहा हूं। इसके साथ ही दिग्विजय ने एक्स पर लेटर भी पोस्ट किया है। गौरतलब है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस बीच वायरल हो रहे पत्र को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल हो गई है। हालांकि दिग्विजय ने इस पत्र को झूठा करार दिया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।